नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस पीसीएस एकेडमी में। और जैसा कि आप जानते हैं कि ध्येय आईएएस का हम लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस का पीटी का टेस्ट कर रहे हैं, तो यह प्रैक्टिस सेट सेकंड है। तो चलिए स्टार्ट करें। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो यहाँ पर पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत हैं और संबंधित विद्वान हैं, तो हम देख लेंगे। तो जो निहारिका परिकल्पना है उसको जो हम मिलाएंगे तो वो मिलाएंगे लाप्लास से। यहाँ पर एक अथरी हो जाएगा। और उसके बाद वाई वाई राशि परिकल्पना है, तो वह हम मिलाएंगे कांट से। तो यहाँ पर हो जाएगा बी का 4। और ग्रहाणु परिकल्पना है, तो ग्रहाणु परिकल्पना जो है चेम्बरलिन और मोल्टन ने दी थी, तो हो जाएगा आपका सी का 1। और ज्वारी परिकल्पना जीन्स और जेफरीज ने। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और लिखा हुआ है कि बिग बैंग सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर जो है डी वाला कथन असत्य है, यानी कि आरंभ में इनका आयतन अत्यधिक तथा तापमान और घनत्व शून्य होता है। तो अत्यधिक नहीं बल्कि अत्यधिक कम होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर लिखा है कि भीतरी ग्रह पाए जाते हैं। तो कल की अगर आपने टेस्ट सीरीज की है तो मैंने बताया था कि जो भीतरी ग्रह है वह कौन कौन से हैं। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल यह भीतरी ग्रह कहलाते हैं, या कह लीजिए कि जितने भी बृहस्पति से पहले ग्रह पड़ते हैं यह बुध या माफ कीजिएगा भीतरी ग्रह कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 3 का ऑप्शन बी आपका सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के मध्य। तो यह सारी यानी सूर्य और क्षुद्र ग्रहों के पट्टी के मध्य होते हैं आपके बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो यह सभी भीतरी ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है। तो देखिए जो प्रत्यक्ष साधन है वह है आपका ज्वालामुखी, और यह अप्रत्यक्ष साधन है। और जो प्रत्यक्ष है यानी कि ज्वालामुखी जो इस तरह से होता है, यहाँ से ऐसे ये निकलता है, तो यह इसका प्रत्यक्ष साधन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप का प्रभाव है। तो 5 नंबर का जो सही हो जाएगा उपरोक्त सभी यहाँ पर भूकंप के प्रभाव हैं, यानी कि धरातलीय विसंगति, मृदा द्रवण और सुनामी, यह सभी भूकंप के प्रभाव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं। तो यहाँ पर देख लेंगे। 6 में पहला है कि महाद्वीपों की तुलना में महासागरों के नीचे भूपर्पाटी की मोटाई कम है। दूसरे में कह रहा है कि भूपर्पाटी एवं मेंटल का ऊपरी भाग सम्मिलित रूप से स्थल मंडल कहलाता है। तो 6 का यहाँ पर हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2, यानी कि दोनों ही कथन सत्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो 7 का हो जाएगा भूटान, ऑप्शन सी। तिब्बत से ही निकलती है और भारत से होते हुए या बांग्लादेश में मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। आइसोनेफ रेखा है, तो 8 नंबर का आइसोनेफ रेखा है मेघाच्छादन के समान क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको चाहे तो कहीं आप एक डायरी में या अपने नोट्स में जरूर इसको लिख लीजिए कि आइसोनेफ रेखा क्या होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे पहला है कि अध्यात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति देश व सरकार दोनों का प्रमुख होता है। फिर दूसरा कह रहा है कि अर्ध अध्यात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति देश का जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। तो यह दोनों कथन ही सत्य हैं। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे। 10 नंबर कह रहा है कि एक कथन दिया हुआ उसका कारण। तो कथन पढ़ेंगे कि भारत में एकीकृत न्यायिक प्रणाली की व्यवस्था है, कारण भारत में अलग से प्रांतीय स्तर के न्यायालय नहीं है। तो 10 का यहाँ पर ए हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत के संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने हेतु कौन सा उपाय है। तो 11 में उपरोक्त सभी उपाय हैं भारत की न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने में। चलिए 12 नंबर में लिखा है कि सार्वभौमिक मताधिकार यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट
फ्रेंचाइज से आपका क्या आशय है? तो 12 का हो जाएगा देश के समस्त वयस्क नागरिकों को चुनाव में वोट देने का अधिकार, ऑप्शन बी। 13 देखेंगे दोस्त, और 13 में लिखा है फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम में वह प्रत्याशी विजयी घोषित किया जाता है। तो यह फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम का मतलब होता है कि जिस प्रत्याशी को कुल डाले गए मतों में सबसे ज़्यादा जिसको मिले हों वही विजयी होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक मत प्राप्त होते हैं, यानी कि जो अपने यहाँ आपके शहर में जो लेजिस्लेटिव मेंबर और पार्लियामेंट मेंबर चुने जाते हैं, जिनको आप एमपी एमएलए कहते हैं, तो उनमें उनको फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम के द्वारा ही चुना जाता है कि जिसको सबसे ज़्यादा मत मिलते हैं वही विजयी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और 14 नंबर क्वेश्चन में देख लेंगे। 14 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था एडम स्मिथ के हस्तक्षेप के सिद्धांत पर कार्य करती है? तो यहाँ पर 14 का जो सही हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, उदारवादी अर्थव्यवस्था। चलिए आगे बढ़ेंगे। 15 में लिखा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? तो यहाँ पर सत्य पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो पहला कथन है कि इसमें उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकताओं के अनुसार होता है। 2, इसमें उन्हीं उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन होता है जिनकी बाजार में मांग है। तो यहाँ पर दोनों, माफ़ कीजिएगा, केवल बी वाला सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर कह रहा है कि नीचे दिए गए जिनमें से एक अभिकथन ए और दूसरा कारण आर कहा गया है। तो चलिए अभिकथन देखेंगे। स्वतंत्रता के पश्चात कृषि में समानता लाने के लिए भू सुधारों की आवश्यकता हुई, कारण इसका मुख्य उद्देश्य जोतों के स्वामित्व में परिवर्तन करना था। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों कथन सही हैं, बट आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और 17 नंबर पढ़ेंगे हम लोग। 17 नंबर कह रहा है कि सांकेतिक सिक्का से, माफ़ कीजिए 17 नहीं बल्कि हम लोग 17 तो हम लोग पढ़ चुके हैं, नहीं माफ़ कीजिएगा 17 है अभी। तो यहाँ पर लिखा है कि अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसका मतलब यहाँ पे कह रहा है कि संरचनात्मक सुधार एक दीर्घकालिक उपाय के रूप में होते हैं, और दूसरा, इनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था की कुशलता को सुधार कर देश की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा को बढ़ाना है। तो 17 का हो जाएगा यहाँ पर ए और दो दोनों सही हैं, ऑप्शन सी। चलिए 18 में पहुँचेंगे। 18 कह रहा है कि सांकेतिक सिक्का से तात्पर्य है। तो 18 का जो सही आंसर होगा वह जिसका अंकित मूल्य धात्विक मूल्य से अधिक होता है। यानी कि मान लीजिए एक 10 रुपए का सिक्का है और इसमें केवल 5 ही रुपए की जो वो लगी हुई है, क्या बोलते हैं उसको, पीतल या तांबा जिस चीज़ का है, और मगर इस पर जो अंकित मूल्य है वो 10 रुपए है, तो वह सांकेतिक सिक्का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 19 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक पारिस्थितिकी दबाव की इकाई है? तो आप जानते हैं कि यह जो है ऑप्शन ए, बार जो है पारिस्थितिकी दबाव की इकाई है, ऑप्शन ए। और यहाँ पर हम जो नॉट है वह समुद्री मील की है, और जो जूल है आपका वो कार्य या ऊर्जा की इकाई है, और जो ओम है वह विद्युत प्रतिरोध की इकाई है, और बार जो है आपका पारिस्थितिकी दबाव की इकाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर में लिखा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन से मानव पूंजी निर्माण के स्रोत हैं? तो 20 नंबर का हम देखेंगे तो यहाँ पर उपरोक्त सभी हैं, यानी कि शिक्षा में निवेश जिससे कि पढ़ लिख के लोग रोजगार प्राप्त करते हैं, कार्यस्थल प्रशिक्षण, स्वास्थ्य में निवेश, प्रवासन और सूचना, यह सभी मानव पूंजी निर्माण के स्रोत हैं। चलिए 21 में देखेंगे, यहाँ एक कथन और कारण दिया, तो देख लेंगे कथन। चोलों के विषय में हमें उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा काफ़ी अधिक जानकारी प्राप्त है, कारण चोल शासकों के इतिहासकारों द्वारा प्रतिदिन अपनी विजय गाथाओं को लिखवाया जाता था। तो 21 का यहाँ पर हो जाएगा सी, ए सही है किंतु आर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस यात्री ने भारतीय राजा को बौरा कहा था? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा अल मसूदी ने भारतीय राजाओं को बौरा कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर 23 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? तो पहला कथन है कि प्रतिहार राजा भोज ने आदि वराह की उपाधि धारण की।
और उसके बाद है कि राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष ने एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर बनवाया। तो 23 का हो जाएगा केवल एक। और एलोरा का जो प्रसिद्ध मंदिर है उसको बनवाया था राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर बनवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 24 में लिखा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा वर्ष 1927 में बहिष्कृत समाज नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया। यह पत्रिका किस भाषा में छपती थी? तो 24 का हो जाएगा बी, मराठी में। नेक्स्ट देखेंगे। 25 में लिखा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो 25 का यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही सुमेलित हैं, यानी कि मुल्ला दाऊद, इनका जो इनकी रचना है चंदायन है, अमीर खुसरो, आशिका, सोमनाथ राग विबोध। चलिए 26 नंबर देखेंगे। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में जवाबित का सही आशय था। तो जो जवाबित थी वो थी आपकी शरीयत के अलावा राजकाज चलाने हेतु सुल्तान द्वारा बनाए गए नियम। 26 का ऑप्शन सी। तो अब देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन। लिखा है कि प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध का अंत हुआ था। तो 27 का हो जाएगा सालबाई की संधि 1782 के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो हम लोग देख लेंगे। तो 28 का सी सही सुमेलित नहीं है। बाकी यह इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, पूना सार्वजनिक सभा जस्टिस राणा डे और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता और ईस्ट इंडिया जो एसोसिएशन है वह जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1866 में लंदन में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मराठा शासकों में निम्नलिखित में से किसे गौ ब्राह्मण प्रतिपालक की संज्ञा प्रदान की गई थी? तो वह आपके थे ऑप्शन सी, छत्रपति शिवाजी महाराज। चलिए 30 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से प्रवास के प्रतिकर्ष कारकों में सम्मिलित है? कूट की सहायता से कारकों को सम्मिलित करें। तो यहाँ पर देख लेंगे। 30 का जो सही आंसर है वह है आपका 1, 2, 3, यानी कि जो प्रवास है वो प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं और बेरोजगारी की वजह से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे माइग्रेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है कि निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो 31 का जो सही सुमेलित नहीं है वो है डेट्रॉयट ह्यूरॉन, बल्कि टोरंटो ओंटारियो नदी के किनारे है, शिकागो मिशिगन के, और डुलूथ जो है वो सुपीरियर नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 32 नंबर में कह रहा है कि ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ओपिसोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है वह दूरी मापन में प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 33 नंबर में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टेशन पार साइबेरियन रेल मार्ग पर अवस्थित है? तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि चित्ता, कजान और मास्को। 34 नंबर देखेंगे। लिखा है कि निम्न दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन ए और दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन पढ़ लेंगे। परिवहन की मांग जनसंख्या के आकार से प्रभावित होती है। और दूसरा कह रहा है कि जनसंख्या का आकार जितना बड़ा होगा परिवहन की मांग उतनी अधिक होगी। तो यहाँ पर 34 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है या सही स्पष्टीकरण है। 35 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक व्यापारिक जलमार्ग को वृहद ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है? तो 35 का हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग को वृहद ट्रंक मार्ग कहा जाता है। चलिए 36 नंबर देखेंगे। मैक्सिको की खाड़ी में स्थित तेल के कुओं से अमेरिका के उत्तर पूर्वी राज्यों में तेल के परिवहन हेतु किस एक पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है आपका 36 का ऑप्शन ए, बिग इंच। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 37 में लिखा है कि क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है। तो 37 का हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन बी। 38 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के उत्तराधिकारी के रूप में क्या कार्य करता है? तो वो है आपका ऑप्शन ए,
विश्व व्यापार संगठन या WTO। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 39 कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। ठीक है, कारण प्लासी के युद्ध विजय द्वारा उसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। तो 39 का ऑप्शन ए होगा। आर दोनों सही है। RA का सही स्पष्टीकरण या सही व्याख्या करता है। 40 में लिखा है कि चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो 40 में असत्य है सी वाला कि इस युद्ध में विजय के बाद अंग्रेजों ने मैसूर को अपने साम्राज्य में मिला लिया, बल्कि अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया था, बल्कि जो वडियार वंश के जो लोग थे या जो जिसके पहले टीपू सुल्तान के या उनके पिताजी के पहले जिस वंश का शासन था उसको ही उन्होंने साम्राज्य सौंप दिया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 41 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जो अवध का विलय है वो 1856 में हुआ था और उसी के बाद 1857 में जो है 1857 की क्रांति हुई थी। तो यह सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी सिंध का विलय है जो 1843, पंजाब का विलय 1849 और नागपुर का विलय 1853 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे एक सूची दी हुई है और उस सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग मिला लेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, आर्य समाज की स्थापना जो है वो है 1875 में। फिर वेद समाज की स्थापना 1864 में, प्रार्थना समाज 1867, देव समाज 1887। तो जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए। 1 2 3 4 यह सभी सुमेलित हैं। देखिए 43 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक महाभारत के तेलुगु अनुवाद के लिए विख्यात नहीं है। तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन ए कंबन, बाकी नयन, टिक्कन और येररन यह सभी विख्यात हैं महाभारत का तेलुगु अनुवाद के लिए। चलिए 44 नंबर कह रहा है कि कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी एक सबसे पहले घटित हुई। तो 44 का जो सही आंसर होगा वह है सबसे पहले घटित हुई। तो रॉलेट एक्ट सबसे पहले घटित हुआ। नेक्स्ट देखेंगे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो 45 का भी 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। यह डेट आप चाहें तो कहीं नोट करें या आपको पता भी होगी पहले से। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 46 में कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं। तो पहला, ग्राम सभा स्थानीय नागरिकों की आम सभा होती है। फिर दूसरा कह रहा है ग्राम पंचायत ग्राम सभा से ऊपर होती है। तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य भारत के चुनाव आयोग द्वारा नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा चुनाव की अधिसूचना नहीं दी जाती है, बल्कि यह राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है चुनाव की अधिसूचना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 48 में कह रहा है कि राज्य विधान परिषद में विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 सदस्य रहते हैं, लेकिन उनकी संख्या कितनी नहीं होनी चाहिए। तो वह है आपका 60 से कम और 500 से अधिक नहीं। जहाँ पर सिक्किम और जितने पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहाँ इसके अपवाद हैं। 48 का हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर बी होगा कि 48 का कि यहाँ पर 40 से कम नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में भारत सरकार को सलाह देने हेतु महान्यायवादी के पद पर किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करता है जिसके पास हो तो यहाँ होगा उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता। नेक्स्ट देखेंगे। 50 नंबर में देखेंगे कि कवक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर पहला कथन है कि कवक अपना भोजन मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं। दूसरा कथन है कि कवक में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 51 नंबर में लिखा है कि विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है। तो आप जानते हैं टाइफाइड के लिए, ऑप्शन सी। 52 में सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमारे शरीर को गर्म रखते हैं, कारण
ऊन ऊष्मारोधी है तथा इसके रेशों के बीच वायु फंस जाती है। तो 52 का हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, किसी का भी नहीं या किसी भी माध्यम की नहीं। चलिए 54 में लिखा है कि एक सूची को दो सूची से मिलाना है। तो यहाँ पर जो है जाइलम जो होता है वह जल का परिवहन करता है। तो मुझे जैसे ये पता है कि ए का हो जाएगा बी या ए का हो जाएगा टू। तो ए का टू कहाँ पे है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो जाइलम कर गया जल का परिवहन, फिर मूल रोम जल का अवशोषण, फिर फ्लोयम भोजन का परिवहन और रंध्र वाष्पोत्सर्जन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है कि मानव में पथरी का मुख्य घटक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 55 का एक कैल्शियम ऑक्जेलेट। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, खासकर उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में। 56 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक बेमेल है। तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन ए से होता है रतौंधी रोग, ना कि स्कारवी। और यह होता है ऑप्शन स्कारवी जो होता है वह विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट देखेंगे। कायिक प्रवर्धन किस प्रकार के जनन का उदाहरण है। तो 57 का हो जाएगा अलैंगिक जनन यानी ऑप्शन ए। 58 नंबर देखेंगे। लिखा है उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले प्रकाश को तो वह क्या कर देता है, अभिसारित कर देता है, डिस्पर्स कर देता है। ऑप्शन बी। 56 कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौम जल स्तर में कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा बच्चों का सवाल, अत्यधिक वर्षा। नेक्स्ट देख लेंगे। 60 में लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के संबंध में निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर पहला कथन है कि यह भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन एक स्वत्तशासी निकाय है और दूसरा इसका प्रचलन वर्ष 1999 में हुआ था। तो यह जो होगा ऑप्शन ए केवल पहला सत्य है और दूसरा सत्य नहीं है, यह 1995 से प्रचलन में है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि इसका 99 नहीं बल्कि 95 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक जीवाणु तथा उनके फसलों के युग में से कौन से सही सुमेलित हैं। तो सोयाबीन, राइजोबियम जैपोनिकम, जलीफंड एनाबीना एजोली, लूसर्न राइजोबियम मेलिलोती। तो यहाँ पर ऑप्शन ए 1 2 3 यह तीनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। आर्थिक विकास की किस अवस्था को स्वप्रेरित विकास की अवस्था भी कहा जाता है या कहते हैं। तो 62 का हो जाएगा परिपक्वता की अवस्था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे। और मित्रों जब आप इस चैनल पर जाते हैं और इस वीडियो को देखते हैं तो आप इसकी स्पीड को ज़रूर डबल कर लीजिएगा, जिससे कि आपके समय की हानि ना हो, आपका समय बचने पाए। 63 में लिखा है कि गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र बहुत बड़े हैं। बिल्कुल सही है, कारण इन नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो 63 का हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन में जाएंगे और कहे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गुजरात में स्थित प्रमुख तेल क्षेत्र नहीं है। तो 64 का यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा मुरान गुजरात में नहीं है, मेहसाणा, नवगाम और लुनेज यह सब गुजरात में है और जो आपका बोलेंगे गुजरात में, और यह जो है मुरान जो है वह है आपका असम में। और असम के और भी कुछ तेल क्षेत्र हैं जैसे नहरकटिया, डिगबोई और मुरान। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 65 में लिखा है पश्चिम बंगाल एवं बिहार के कुछ भागों में भौम जल स्तर के नीचे होने से निम्नलिखित में से किस एक के लिए संकेंद्रण में वृद्धि हुई है। तो आर्सेनिक हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वेम्बनाद कायाल जिसे अरब सागर की रानी भी कहा जाता है के मुहाने पर निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन अवस्थित है। तो 66 का सी कोच्चि पत्तन है इसके किनारे पर।
67 में लिखा है कि जीडीपी डिफ्लेक्टर संबंधित है, तो जीडीपी डिफ्लेक्टर आपका संबंधित है वस्तु एवं सेवा के मूल्य व्यवहार से, ऑप्शन डी। 68 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो 68 का हो जाएगा बी, एथलीट फुट होता है, यह कवक जनित रोग है ना कि कृमि जनित, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, काई एवं लाइकेन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो आपको मालूम है यह ऑप्शन ए, टुंड्रा क्षेत्र में पाए जाते हैं। 70 नंबर में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक औद्योगिक तंत्र का सही क्रम है, तो यहाँ पर हो जाएगा पहले निवेश है, फिर प्रक्रम है, फिर निर्गत है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि कहा जाता है, तो यह स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है और अधिकतर यह पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित है, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, इस तरह के क्षेत्रों के लिए। 72 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित हैं, तो यहाँ पर 72 का जो सही आंसर होगा वो होगा 1, 2, 3, यह तीनों सही सुमेलित हैं। पिसीकल्चर मत्स्य पालन के लिए, सेरीकल्चर रेशम और विटीकल्चर आप जानते हैं अंगूर की खेती के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, 73 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक का संबंध सूंघने की शक्ति के नष्ट होने से है, तो 73 का हो जाएगा एनोस्मिया, ऑप्शन ए, यह सूंघने की शक्ति से को खत्म कर देता है। चलिए 74 में लिखा है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय जैविक कृषि मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास मिशन योजना, तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा सी, यह सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही सुमेलित हैं। और राष्ट्रीय कृषि जैविक कृषि योजना है वो है 2004 से स्टार्ट हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 75 में लिखा है कि औसत आय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं, तो ऑप्शन है यहाँ पर, पहला कथन है कि यह देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है, और दूसरा कह रहा है कि औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है, तो जो 75 का ऑप्शन है वह सी है, ए और 1 और 2 दोनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 76 नंबर में जाएंगे और लिखा हुआ है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीडीपी के संबंध में सत्य है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य हैं। आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 77 में लिखा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को विभाजित करने का मुख्य आधार है, तो 77 का हो जाएगा सी, उद्यमों के स्वामित्व, ऑप्शन सी। 78 में लिखा है निम्न में से किस तापमान पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में से एक होंगे, तो 78 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, -40 डिग्री। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी, तो आप सबको मालूम है, आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, यह कृषि का विकास इसकी पहली प्राथमिकता थी, या खाद्यान्न आत्मनिर्भरता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 80 कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक को बनाने में निम्नलिखित में से किस एक आधार का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो शिशु लिंग अनुपात का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। और शैक्षिक स्तर का, जीवन प्रत्याशा का और प्रति व्यक्ति आय का, इन तीनों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक कथन और कारण दिया है, देख लेंगे हम लोग। कथन में कह रहा है कि 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है, और कारण, वर्ष 1986 में इसी दिन भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया था। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वह है ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 82 एक छोटी बारिश की बूंद में कितने कण होते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अब छोटा है मगर बहुत बेहतरीन है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा 10⁻21 या 10⁻21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत नींद का अध्ययन किया जाता है, तो 83 का हो जाएगा हिप्नोलॉजी, ऑप्शन
ए। जल का घनत्व अधिकतम होता है तो 84 का ऑप्शन हो जाएगा डी, ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 85 में लिखा है निम्न में से कौन से रोग जल संक्रामक हैं। तो यहाँ पर टाइफाइड तो है आपका, हैजा भी है और हेपेटाइटिस ए है आई थिंक। तो 85 का जो सही आंसर होगा वह है सी, 1, 2 और 4। ट्यूबरक्लोसिस नहीं है, बाकी यह सब जल संक्रामक रोग हैं। माउंट मेरापी ज्वालामुखी स्थित है तो आप सब जानते हैं यह इंडोनेशिया में है, ऑप्शन डी। 87 में लिखा है निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 87 का हो जाएगा, सबसे पहले है महाजनपद काल, यहाँ पर हो जाएगा पहले 4, और उसके बाद है महाजनपद काल के बाद आता है सिकंदर का आक्रमण जो 327 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व के बीच में, तो यानी कि सेकेंड हो जाएगा। और तो यहाँ पर ऑप्शन आ गया आपका सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में कथनों में से कौन से कथन सही हैं। वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। दूसरा है कि केंद्रक और कोशिका द्रव्य को केंद्रक झिल्ली अलग करती हैं। तो 88 का ऑप्शन सी होगा, यह दोनों कथन सही हैं। चलिए 89 में देखेंगे। लिखा है निम्न में से कौन एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। तो 89 का हो जाएगा सी, कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई है या प्राइमरी संरचनात्मक इकाई है। 90 कह रहे हैं कि पादप कोशिका जंत कोशिका से भिन्न है, कारण पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति होती है। तो 90 का ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए आगे देखेंगे। 91 में कह रहा है कि बाजार एक आर्थिक प्रवृत्ति है जो निम्नलिखित में से किस ओर रुझान पैदा करती है। तो 91 का ऑप्शन डी, उपभोक्तावाद की ओर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में जनसंख्या की उच्चतम दशकीय वृद्धि दर 61 और 71 के दौरान हुई। दूसरा, भारत में जनसंख्या की न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर 91 और 2001 के दौरान रही। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन से कारण सही हैं। तो ऑप्शन जो हो जाएगा केवल, माफ़ कीजिएगा, असत्य पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए फिर से गलती हुई। तो असत्य है तो केवल 2 असत्य है और पहला सत्य है, पहला जो है सत्य है। तो न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर जो रही वह आपका रही है आपका 92 में 2000 और 2011 के दौरान, ना कि 91 से 2000 के दौरान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन सी पूर्ण रूपेण अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो 93 का हो जाएगा पीयूष ग्रंथि जो है पूर्ण रूपेण अंतःस्रावी ग्रंथि है। 94 आंतरिक निषेचन होता है। तो 94 का हो जाएगा मादा के शरीर के अंदर। 95 में देख लेंगे। लैटराइट मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, कारण ये मृदा अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, आर तथा ए तथा आर दोनों सही, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 96 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा वन्य जीव विहारों का परिसीमन। नेक्स्ट देखेंगे। 97 में कह रहा है कि वह विनिमय दर जिस पर एक देश की करेंसी का दूसरे देश की करेंसी से वर्तमान अवधि में विनिमय किया जाता है कहलाती है। तो 97 का हो जाएगा तत्काल विनिमय दर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे। 98 कवि वाणभट्ट की कृति से किस एक सम्राट के समय की विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। तो 98 का हो जाएगा हर्ष के समय में की सूचना प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर लिखा है कि कनात सिंचाई व्यवस्था अपनाई गई है। तो 98 का हो जाएगा मध्य पूर्व में, यानी कि यह ईरान में प्रचलित है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का विलय सबसे बाद में
किया गया। तो 100 में जो ऑप्शन हो जाएगा वह है झांसी का विलय सबसे बाद में हुआ। और झांसी का विलय कब हुआ था? तो यह हुआ था 1854 में। नागपुर हुआ था 1853 में, और उदयपुर पर हुआ था 1852 में, संबलपुर 1850 में, और सतारा 1848 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। मुगलों द्वारा चलाई गई मनसब व्यवस्था से निम्नलिखित में से कौन से निर्धारित होते थे? तो पद, वेतन, सैन्य उत्तरदायित्व, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 102 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक रामानुजाचार्य के संबंध में सत्य नहीं है? तो 102 का जो हो जाएगा ऑप्शन ए, इनका जन्म 11वीं शताब्दी में केरल में हुआ था। बल्कि केरल में नहीं, बल्कि इनका जो जन्म हुआ था वह हुआ था आपका तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर कह रहा है संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम का संबंध किससे है? तो 103 का हो जाएगा ऑप्शन सी, चोलों से है। 104, निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती है? तो 104 का हो जाएगा महान्यायवादी को हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती है। बाकी इन सब को हटाने में संसद की भूमिका होती है। चलिए आगे देखेंगे। 5 नंबर में निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो 105 का हो जाएगा कुचिपुड़ी जो है आपका वह आंध्र प्रदेश से संबंधित है, न कि उड़ीसा से। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 106 में लिखा है कि वर्ष 1761 में हुए पानीपत की तृतीय लड़ाई में मराठों को अन्य शासकों से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई। कारण मराठों के साम्राज्य विस्तार अभियानों के कारण अन्य शासक इनके खिलाफ हो गए थे। तो यहाँ पर 106 का ऑप्शन ए होगा। ए तथा आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या को करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 107 में कह रहा है कि सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया के संबंध में किस एक इतिहासकार का यह मानना था कि वह अपने सभी भाइयों में योग्य और सक्षम थी? तो वो थे मिन्हाज सिराज, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 8 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक राष्ट्रकूट शासक ने चालुक्यों की अधीनता को अस्वीकार करते हुए उन्हें पराजित किया तथा हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया? तो 108 का हो जाएगा ऑप्शन ए, दंती दुर्ग। चलिए 109, भारतीय जनसंख्या के संदर्भ में 1921 को महान विभाजन वर्ष की संज्ञा दी जाती है। इसके पश्चात भारतीय जनसंख्या में निरंतर तथा हुई। तो 109 का आप जानते हैं कि त्वरित वृद्धि हुई, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। धन निष्कासन के सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब स्वीकार किया था? तो 110 का हो जाएगा 1996 में, और यह सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने। चलिए 11 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी भूकंपीय तरंग धरातली उभार एवं गर्त हेतु उत्तरदायी है? तो 111 का हो जाएगा एस तरंग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से एक अंतर्वेदी ज्वालामुखी आकृति नहीं है? तो 112 का हो जाएगा ज्वालामुखी शंकु। बाकी लेपोलिथ, बैथोलिथ और डाइक यह सब ज्वालामुखी के अंदर बनने वाली आकृतियां हैं। आप अगर फिजिकल ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो आप उसमें देखे होंगे। 113 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण कृषि की विशेषता है? तो 113 का हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखेंगे। 114 कह रहा है कि अंगूर की कृषि निम्नलिखित में से किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र की विशेषता है? तो ऑप्शन ए है भूमध्य सागरीय या मेडिटेरियन एग्रीकल्चर भी बोला जाता है। जितने सिट्रिक फ्रूट्स हैं उनकी यहीं पर खेती होती है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इस संगठन की स्थापना वर्ष 1957 में हुई थी और इसका मुख्यालय लंदन के यूके में स्थित है। तो यहाँ पर पहला सही है और दूसरा गलत है। इसका जो मुख्यालय है वह वियना के ऑस्ट्रिया में है। तो यह गलत है, यह ऑस्ट्रिया के वियना शहर में है। 116 कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो
यहाँ पर जो 116 का हो जाएगा वह सी, बाशरा जो इस्लामी कानून का पालन ना करें। तो बाशरा का मतलब होता है जो इस्लामी कानून का पालन करते थे। चलिए 117, निम्नलिखित सूफी संतों में से किस एक को सिद्ध पुरुष भी कहा जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, रहनुमाई मज्दा यासन सभा किस वर्ग के धार्मिक सुधार से संबंधित है? तो 18 का ए हो जाएगा, यह पारसियों के धार्मिक सुधार से संबंधित थी। नेक्स्ट देखेंगे, कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित करते समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो 119 का मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी। 20 देखेंगे फटाफट, निम्नलिखित में से कौन सा एक आज़ाद हिंद बचाओ समिति के नेतृत्व करता थे? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, भूलाभाई देसाई। नेक्स्ट देखेंगे, राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान को घटाने पर प्राप्त होता है तो प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो आप जानते हैं कि यह ऑप्शन ए है, जनवरी में होती है। और यह 3 जनवरी को जब उपसौर की स्थिति आती है, क्योंकि यह मान लीजिए ये पृथ्वी है तो सूरज जो है वो पृथ्वी से ऐसे आता है पास में, ऐसे दूर जाता है, फिर ऐसे आता है, फिर दूर जाता है, फिर ऐसे आता है। और यह जो स्थिति है यहाँ पर यह 3 जनवरी को होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में कौन से सत्य हैं? यीस्ट अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं, एल्कोहल अवायवीय श्वसन का एक उप उत्पाद है। तो 123 का हो जाएगा सी, दोनों कथन सही हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, किसी सामान्य व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है? तो वह होती है 15 से 18 मिनट, ऑप्शन डी। पौधे अपने किस भाग द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं? तो ऑप्शन डी होगा, वह है पत्तियों से के द्वारा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 126 में, तो 126 का डी सही सुमेलित नहीं है। कपास सेलुलोज प्राप्त होता है, ना कि प्रोटीन प्राप्त होता है। और बाकी सोडियम क्लोरेट शाकनाशक है, लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार, और जिंक फास्फेट रोडेंटनाशी यानी कि चूहा और जो इस तरह के होते हैं खेतों में उनसे उनका यह विनाश करता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, विभिन्न जैव रासायनिक तत्वों जैसे ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि इत्यादि की जांच की जाती है। तो 127 का बी, ऑटो एनालाइजर से, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, आयात प्रतिस्थापन व्यापार नीति से क्या तात्पर्य है? तो 128 का ए, आयात के बदले घरेलू उत्पादन द्वारा पूर्ति करना। नेक्स्ट, स्वतंत्रता पश्चात सरकार की निर्धनता निवारण की त्रिआयामी रणनीति निम्न में से कौन से एक घटक शामिल नहीं था? तो 129 का विशेष आवश्यकता कार्यक्रम शामिल नहीं था, बाकी यह सभी शामिल थे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन एक पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य नहीं था? तो 130 का डी, सामाजिक सशक्तिकरण उसका लक्ष्य नहीं था, बाकी यह सभी इसके लक्ष्य थे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना के 8 राष्ट्रीय मिशन में कौन सम्मिलित नहीं है? तो 131 का डी, राष्ट्रीय आजीविका संरक्षण मिशन। चलिए 132 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है? तो 132 का डी, इंटरपोल का मुख्यालय जिनेवा में नहीं बल्कि इसका लियोन है, जो पेरिस का एक शहर है वहाँ पर है, लियोन में। चलिए, आयात संरक्षण हेतु लगाए जाने वाले प्रशुल्क के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 33 का सी, इनमें वस्तुओं की मात्रा निर्दिष्ट होती है, तो यह कथन सत्य नहीं है। चलिए 34 नंबर देखेंगे, और यहाँ पर एक कथन और कारण दिया है, इसको देख लेंगे। मानव पूंजी एवं आर्थिक समृद्धि परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ठीक है। कारण, मानव पूंजी निर्माण से आय की समृद्धि में सहायता मिल सकती है। तो 134 का ए हो जाएगा, आर तथा आर दोनों सही, आर एक की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भुगतान संतुलन की समस्या एक तत्कालिक निदान हेतु सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में रुपए का अवमूल्यन किया गया था? तो
यह एलपीजी रिफॉर्म जब लाए गए थे तभी ये हुआ था। तो यह हुआ था 1991 में। उस समय नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे और आपके जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, वह उस समय फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा एक मुद्रा बाजार का उपकरण नहीं है? तो 136 का डी, देसी बैंकर जो होते हैं वह मुद्रा बाजार के उपकरण नहीं हैं, बल्कि ये इनफॉर्मल सेक्टर के लोग हैं। 137 में लिखा है कि निम्न में से कौन से भारत में बेरोजगारी आंकड़ों के प्रमुख स्रोत हैं? तो 137 का हो जाएगा 1, 2, 3, यह सभी स्रोत हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 138 में कह रहा है कि किसी देश की आंतरिक संरचनाओं, संयंत्रों और संस्थाओं में विदेशी परिसंपत्तियों का निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है। दूसरा कह रहा है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में शेयर बाजार में लगी विदेशी पूंजी सम्मिलित नहीं की जाती है। तो 138 का सी, दोनों कथन सत्य हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे लिखा है 39 में कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो 139 का डी, आसियान का जो मुख्यालय है वो मनीला में नहीं है, बल्कि जो आसियान का मुख्यालय है वो आपका जकार्ता के इंडोनेशिया में है, या इंडोनेशिया के जकार्ता में है। चलिए 40 में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण चक्रीय होता है। तो यह चक्रीय नहीं होता है, बल्कि यह एक दिशी होता है, यूनिडायरेक्शनल जिसको बोलते हैं। यहाँ ऐसे जाता है और प्रत्येक स्तर पे ऊर्जा का ह्रास भी होता है। तो नेक्स्ट कह रहा है कि परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के स्थानांतरण संबंधी 10% का नियम लिंडे ने दिया था। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर, पहला गलत है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 141 में कह रहा है कि विधायिका का नाम और देश डाइट जापान, कांग्रेस संयुक्त राज्य अमेरिका और नेसेट इजराइल। तो 141 का डी, उपरोक्त सभी सुमेलित हैं। चलिए 42 में देखेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो 60 मिनट के पहले ही ख़त्म हो जाए। संसदीय शासन प्रणाली में निम्न में से कौन से वे माध्यम हैं जिनके द्वारा विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है? तो 142 का डी, उपरोक्त सभी वित्तीय कटौती, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। चलिए 43 नंबर देखेंगे। संसद के किसी सदन में यदि बैठक के दौरान कोरम पूरा नहीं होता तो सदन स्थगन या निलंबन कर दिया जाता है। कोरम से तात्पर्य है तो यहाँ पर हो जाएगा सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और बहुत ही सरल है, आप इसको याद कर लें। 144 में कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा एक असत्य है? तो यहाँ पर असत्य पूछा गया है, तो देख लेंगे 144 का सभी कथन सत्य हैं, यानी कि कोई भी कथन असत्य नहीं है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए 45 में चलेंगे हम लोग। प्रत्येक राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या हो सकती है। तो 145 का आपका सी, अधिकतम 500 और न्यूनतम 40। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 46 नंबर कह रहा है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर यह है कि समवर्ती सूची के विषयों पर इसे कानून बनाने का अनन्य अधिकार प्राप्त है, बल्कि अनन्य समवर्ती सूची पर अधिकार जो है वो है सेंटर को प्राप्त है, ना कि राज्यों को समवर्ती सूची के विषय में। 47 कह रहे निम्नलिखित में से किस एक्ट में पहली बार भारत में कंपनी शासित क्षेत्र को ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया? तो 47 का हो जाएगा बी, आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। वाटरलू का युद्ध मित्र राष्ट्रों की सेना एवं नेपोलियन के मध्य किस वर्ष में हुआ था? तो 48 का है 1815 में, ऑप्शन ए हो जाएगा। और 49 देखेंगे। निम्न कथनों में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्यों से संबंध में सत्य नहीं है? तो 49 का भी, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित, माफ कीजिएगा, बल्कि ये रूस के संविधान से प्रेरित हैं, रशिया जिसको बोलते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन। निम्न पुस्तकों तथा उनके लेखकों के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो द स्पिरिट ऑफ लॉज जो है वह पुस्तक मॉन्टेक्स के द्वारा लिखी गई थी, ना कि लेनिन के द्वारा, ऑप्शन डी होगा। तो मित्रों यह 150 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट था जो ध्येय आईएएस का है। आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि चैनल को
लाइक करें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि काफ़ी मेहनत के द्वारा बनाया गया है। तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और खूब प्रैक्टिस करिए। नमस्कार।